हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ये थ्योरी। सबसे पहले आता है इनका इंट्रोडक्शन। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोलबर्ग था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया है कि बच्चे में मोरल रीजनिंग कैसे डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 3 लेवल्स दिए थे और 6 स्टेज दी थी। ये आपको याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग ने कितने लेवल्स दिए थे। तो 3 लेवल्स एंड 6 स्टेज उन्होंने दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जो पहला है मोरालिटी। मोरालिटी होती है नैतिकता। क्या होता है नैतिकता? चॉइस बिटवीन राइट और रॉन्ग। जब आप डिसीजन लेते हैं, दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करते हैं, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ राइट है, बट आप दोनों में से कोई भी चीज़ चूज़ करेंगे, तो उसे कहते हैं मॉरलिटी। मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। जब आप किसी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं क्या कि आपको पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत, उसे कहते हैं मॉरल डिलेमा। और लास्ट जिसके बारे में कोलबर्ग खुद बात करते हैं वो है मोरल रीजनिंग। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ बच्चा सही और गलत चुनता है, अपना डिसीजन मेक करता है। किसके बेस पे? मोरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल। जितनी उसकी मैच्योरिटी है, जितनी उसकी समझ है, जितना वो लोगों को जानता है, सोसाइटी को और खुद को जानता है, वो उसके बेस पे जो भी डिसीजन लेता है वो कहलाता है मोरल रीजनिंग। और इसी बेस पे कोलबर्ग बात करते हैं कि बच्चे वो कैसे डेवलप कर पाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये कुछ लेवल हैं। जैसे पहला लेवल आपका प्री कन्वेंशनल, उसमें 2 स्टेज आ जाती हैं। सेकंड है कन्वेंशनल लेवल, इसमें भी 2 स्टेज हैं, थर्ड एंड फोर्थ। एंड लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल जो 13 से अबव होती हैं, और इसमें भी 2 आपकी 5th और 6th स्टेज आती है, जिसका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है? इनकी स्टेज, इन्होंने 2 स्टेज में इसको बांटा है। तो पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। चिल्ड्रन ओबे रूल टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे क्यों रूल फॉलो कर रहे हैं? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। बच्चे क्यों होमवर्क करके जाते हैं? क्योंकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले स्कूल में। बच्चे कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि उन्हें समझ ना हो। जो हम उन्हें समझाते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर उन्हें पता है कि वो ये काम करने से उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तो वो चाहते हैं कि उसे अवॉइड करें। हमने भी ऐसे ही किया था। और अगर हम कोई उसे पता है कि इसको तारीफ़ भी मिल सकती है जो मैं काम करूँगा, तो उसमें वो ऐसी ही समझ उनकी बन जाती है। तो बच्चे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ओबे कर सकते हैं उस इंसान को या उस चीज़ को जिनसे उन्हें पता है कि मैं इससे बच सकता हूँ, कि अगर मैंने ओबे नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। सेकंड आता है आपकी स्टेट इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एक्शन आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। अब बच्चा खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की बात करने लगा है। अब उसे ये समझ है कि मैं, एक समझ बन गई है कि जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं भी ऐसा ही करूँगा। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ट्रिक से याद करनी चाहिए कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मैं, अगर मुझे किसी ने हेल्प किया तो ही मैं उसकी हेल्प करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो ये सेकंड स्टेज आ जाती हैं। अब इसके बाद सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल, जिसमें थर्ड स्टेज है आपकी गुड बॉय और गुड गर्ल। डिज़ायर टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर, आई हेल्प अदर्स बिकॉज पीपल विल थिंक आई एम गुड। अब वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचने लग गया है। अब वो इसलिए अच्छा काम कर रहा है कि उसे लगता है उसके आसपास के लोग, सोसाइटी उसको अच्छा माने। अच्छी लड़की, अच्छी लड़का, उसको ऐसे बोल के कंसिडर किया जाए, इसलिए अब वो अच्छे काम कर रहा है। फोर्थ स्टेज है आपकी लॉ एंड ऑर्डर, रेस्पेक्ट फॉर लॉज एंड अथॉरिटी। जो रूल है, जो लॉ ऑर्डर बनाए गए हैं, किस लिए? रूल्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे रेड लाइट है तो आपको जंप नहीं करना, ये एक लॉ है और एक ऑर्डर भी है। तो ये इसके अंडर आता है फोर्थ स्टेज के।
अब है आपकी लास्ट स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इस लेवल। तो इसमें आपकी स्टेज 5 आ जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। लॉ शुड बेनिफिट सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट राइट। कि हमने अब इसमें वो सोसाइटी से परे खुद के बारे में भी सोचता है। जैसे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एंड इंडिविजुअल राइट, लॉ शुड बी बेनिफिट सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट राइट। अब जो लॉ बनाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकते, या ऐसा नहीं है वो बिल्कुल रिजिड है। वो क्या है, वो चेंज हो सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। अगर ज़रूरत पड़ी या अगर लगता है कि किसी लॉ से किसी इंसान का, किसी सोसाइटी का, किसी भी पॉपुलेशन का बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा, तो उस लॉ को बदला भी जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे लॉ बदले गए हैं। तो ये उसके बारे में बात करता है। अब आता है आपके लास्ट स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, डिसीजन बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। एग्जाम्पल, स्टैंडिंग फॉर ट्रुथ इवन अगेंस्ट लॉ। तो जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये कुछ एग्जाम्पल है इन लोगों से कि आप कुछ भी हो जाए आप सच के साथ खड़े हैं। ये इसके आप बेशक लॉ बनाए गए हैं, बेशक कुछ भी हो, बट वो अपने मोरालिटी पर ही खड़े हैं। उनको सच से ज़्यादा मतलब है इंस्टेड ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ लेवल, 3 लेवल्स एंड 6 आपकी स्टेज। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। जो नहीं आया हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं इनका क्रिटिसिज्म। इनके बारे में बुराइयां भी हुई थी इनकी थ्योरी को लेके। तो सब चीज़ अच्छी हुई ज़रूरी तो नहीं, कुछ चीज़ कमी भी रह जाती हैं। तो इसलिए इनकी 3 जो बुराई थी इस थ्योरी में वो बताई गई हैं। सबसे पहली, फोकस इज मेनली ऑन मोरल रीजनिंग नॉट बिहेवियर। ये थ्योरी हमेशा सिर्फ मोरल, जो नैतिक चीज़ें होनी चाहिए, जो मेच्योरिटी के हिसाब से बच्चे बिहेव करते हैं, उस बारे में बताई गई है, नॉट बिहेवियर। ऐसा नहीं है, अब हो सकता है कि आज मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे या मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो आज आपका लेवल, आपका आंसर अलग हो, और पर जब रियल में वो सिचुएशन आए तो आप उस चीज़ में बदल जाए। तो ज़रूरी नहीं है। अब आज मैं आपसे पूछती हूँ कि एक तरफ आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक तरफ आपकी वाइफ है या आपकी बहन है, कोई भी है, तो आप उन दोनों में से किसको बचाओगे? पर रियल सिचुएशन में आने पर हो सकता है कि आप पलट जाओ अपने पे, तो ये रियल नहीं है। ठीक है, सेकंड है कल्चर बेस्ड टूवर्ड्स वेस्टर्न वैल्यूज़। ये वेस्टर्न वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाती है, ये सब कल्चर्स को फॉलो नहीं करती है। थर्ड आता है आपका बाइस्ड सैम्पल। ये खुद ही इनकी स्टूडेंट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि क्योंकि इन्होंने सारे अपने सैम्पल्स में बॉयज़ को लिया था, गर्ल्स उसमें थी ही नहीं, इसलिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो ये इसके पॉइंट्स है कुछ जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है, बट इसमें आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिलेमा याद रखना है, जो था हाइंस का डिलेमा। हाइंस कौन था, ये मैं एक स्टोरी आपको सुना देती हूँ कि इन्होंने ये अपने बच्चों को हर स्टेज के, हर लेवल के बच्चों को बताया, तो हर बच्चों का जवाब अलग अलग था। तो ये एक हाइंस नाम का एक इंसान था, उसकी वाइफ काफ़ी बीमार थी, एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी कि उसकी दवाइयाँ इजीली अवेलेबल नहीं थी या नहीं बनी थी, बट एक केमिस्ट था, उसके पास वो दवाई अवेलेबल थी। तो हाइंस जाता है उस इंसान के पास, केमिस्ट के पास, कि भाई तू मुझे दवाई दे दे, बट वो केमिस्ट उसके 3 गुना 4 गुना पैसे मांगता है और वो दवाई उसको नहीं देता है, मना कर देता है। नेक्स्ट डे हाइंस बहुत कोशिश करता है पैसे इकट्ठा करने की, बट पैसे इकट्ठा नहीं हो पाते। तो अब उसके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो अपनी बीवी को मरने दे या वो चोरी करे। तो हाइंस क्या करता है, जैसा हम लोग मैच्योर लोग सोचते हैं क्या, कि वो चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब हाइंस ने इसी स्टोरी को सब स्टेज के बच्चों को बताया और उनसे जवाब सुना। तो जो स्टार्टिंग के बच्चे थे, जैसे
ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, उन लोगों ने बताया कि हाइंस ने गलत किया, उसको जेल होनी चाहिए। बट बाद में आते आते चीज़ें बदल गई। जब एथिक्स की बात आई या आपके जो लास्ट था मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर या सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स थे कि ज़रूरत पड़ने पर लॉ चेंज हो सकते हैं, तो उस स्टेज के बच्चों ने अपने थॉट्स रखे कि नहीं, हाइंस ने ठीक किया, उसको जेल नहीं जाना चाहिए। तो ये एक डिलेमा कोलबर्ग ने सबको बताया और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग स्टेज को बांट दिया। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे, ये टॉपिक, नॉट चैप्टर बट ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सैटरडे को इन सभी टॉपिक जो हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं उनका सैटरडे में हम एक छोटा सा टेस्ट, टॉप 30 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया करेंगे। तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए